इंस्टेंट लोन ऐप के चक्कर में अब तक कई लोग फंस चुके हैं और मजबूरियों का फायदा ऐसे चाइनीज ऐप्स ने उठाया है। लॉकडाउन के दौरान कईयों की नौकरियां गईं और साथ ही साथ कईयों की जो बिजनेस थे वो ठप हुए। ऐसे में सहारा इन लोगों को मिला, एक भरोसा इन लोगों को दिखा कि चलते हैं ऐसे ऐप्स की तरफ जो घर बैठे लोन देते हैं। लेकिन इसी चक्कर में कई सारे लोग फंस भी गए हैं। इसके खिलाफ हमने मुहिम चलाई और न्यूज तक पर जब खबर चली तो इसका असर भी बड़ा हुआ है। आरबीआई ने इन सारी चीजों का संज्ञान लिया है और वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। 6 सदस्यीय ये टीम है और ये टीम देखेगी, तय करेगी कि कहां पर लूप होल्स है, कहां से किस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर लोग कैसे इस ऐप्स के, जो यूं कहे कि इन सारे चाइनीज ऐप्स के चक्कर में फंसते हैं। इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने डिप्टी एडिटर नीरज गुप्ता जी के पास। नीरज सर, ये बताइए किस तरह से इस जाल में लोग लगातार फंस रहे हैं। बिल्कुल आशीष, जैसे सुनने में तो ये बड़ा नफीस लगता है, टेक्निकल सी चीज़ लगती है मोबाइल ऐप, लेकिन ये काम बिल्कुल वैसे ही करती हैं जैसे शातिर सूदखोर महाजन करते हैं। आपने खुद कहा कि कोरोना काल में लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों को अपने घर चलाने थे, कुछ लोगों ने कर्जा लिया हुआ था, तो ऐसे में ये चाइनीज ऐप अचानक सामने आई, इंस्टेंट लोन ऐप। बहुत ही टिपिकल मोडस ऑपरेंडाई है इनका। पहली बात तो ये कि छोटा लोन देती हैं, 5,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, और मात्र 1 हफ्ते के अंदर वो लौटाना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है, मतलब अगर आपने 7 दिन से 8 दिन हो गए तो 1% पर डे की किस्म का ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और जब ये पैसा देते भी हैं तो मान लीजिए 5,000 रुपए का आपने लोन लिया तो उसमें से 1,800 रुपये सर्विस चार्ज और दूसरे चार्जेस के नाम पर काट लेंगे, आपको 3,200 रुपये मिलेंगे। तो अब क्या होता है कि 7 दिन के अंदर जब इंसान वो कर्जा नहीं चुका पाता है तो ये दरअसल उसको पहले आपको ये ऐप जो है डाउनलोड करना पड़ता है। सबसे पहली शर्त ये है, जब ये डाउनलोड करते हैं तो ये आपसे कहते हैं कि आपके मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है और जो दूसरी चीजें हैं वो आप इन्हें इजाजत दे देते हैं कि आप ये आपके पास चली गई हैं। अब जब 7 दिन में अगर आप लोन नहीं लौटा पाते हैं तो ये आपको अजीब तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को ये भेजना शुरू करते हैं, आपके बारे में तरह तरह की बातें, आपकी बुराई, आपको धमकाना। तो इंसान जो समाज में, देखिए इस तरह का लोन जनरली छोटे शहरों में, बी सिटीज़ में, हालांकि हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी ये देखने को मिला है, लेकिन आदमी समाज के डर से फिर जो होता है कि वो टेंशन में आता है, दबाव में आता है, फिर ये क्या करते हैं कि खुद ही उसे एक दूसरी ऐप सजेस्ट करते हैं कि हमारा लोन उतारने के लिए आप दूसरी ऐप से लोन ले लीजिए। तो ये बड़ा विशियस सर्कल है, इसमें लोग फंसते जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो अब तक की जांच हुई है उसमें 5-5 हज़ार रुपए के लोन से शुरुआत करने वाले लोगों ने 1-1, 2-2 लाख रुपए तक चुकाए हैं। यानी 5,000 रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट पे 95,000 रुपए का जो है वो इंटरेस्ट लोगों ने पे किया है। और इसके अलावा कई लोग डिप्रेशन में गए हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है जो अचानक सामने आया है। देखिए नीरज जी, आपने जैसे बात कही कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन कोई तय मानक भी होता है। जैसे अगर हम बात करें जो निजी बैंक हैं या फिर सरकारी बैंक है, उनका एक इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है। तो क्या ये जो ऐप्स है, जो चाइनीज ऐप्स है, ये कोई नियम कानून का पालन करते हैं या यूं ही सारी चीज़ों को? ये बड़ा लाख टके का सवाल है आपका। देखिए हमारे देश में या तो वो ओपन मार्केट में लोन चलता है कि मैंने आपसे लोन ले लिया और हमने आपस में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर लिया। अगर आप नियम कायदों के तहत कर्ज देना चाहते हैं तो उसके 3 ही तरीके हैं। एक तरीका ये है जो आरबीआई ने खुद अपनी प्रेस रिलीज में बताए हैं। एक तरीका ये है कि आप जो बैंक हैं उन बैंकों के जरिए लोन लीजिए, चाहे वो सरकारी बैंक हैं चाहे वो निजी बैंक हैं, क्योंकि वो आरबीआई से एफिलिएटेड होते हैं। दूसरा है एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज है जो बैंक नहीं है लेकिन आरबीआई ने उन्हें ये इजाजत दी है कि वो लोगों को कर्ज दे सकती हैं। तो ये आमतौर पर छोटे कर्ज देते हैं बैंकों के मुकाबले। और तीसरा तरीका ये है कि जो राज्यों के मनी लैंडिंग रूल्स हैं, कर्जा देने के जो नियम हैं राज्य सरकारों ने बनाए हुए हैं, उनके तहत राज्य सरकारें भी कुछ कंपनियों को इजाजत देती हैं। तो ये मात्र 3 तरीके हैं जिनके जरिए आप लोन लीगली दे सकते हैं। चलिए, तो 3 तरीके हैं। अब इन 3 तरीकों से हटकर ये जो चाइनीज ऐप वाले हैं ये लोन देते हैं या फिर ये अपना कोई नया ही नियम निकाल देते हैं? मतलब जैसे एक चीज तो आपने ये बताई कि कॉन्टैक्ट एक्सेस हो जाता है, लेकिन मानक भी तो होता है ना। तो उस हिसाब से क्या इन तीनों में से कहीं कोई फॉलो कर रहे हैं या अपने धड़ल्ले से ये चला रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी दर्जनों बल्कि सैकड़ों
ऐप्स जो है वो बाजार में आ चुकी हैं। अभी तक जांच एजेंसियों को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि कितनी ज़्यादा ऐप्स आ चुकी हैं, क्योंकि कुछ ही ऐप्स के खिलाफ अभी शिकायत आई है अलग अलग देश के इलाकों में और उनकी जांच हो रही है। जैसे बिहार में आपको जानकर हैरानी होगी, सैकड़ों लोग इसका शिकार बन चुके हैं, लेकिन बिहार के साइबर सेल के पास जब इस मुतल्लक एक मेल से शिकायत भेजी गई और जब हमने उनसे साइबर सेल से पूछा तो साइबर सेल ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत पहली बार जीवन में हमारे सामने आई है। तो आप देखिए वो किस जांच कब शुरू होगी और कब नतीजे पर पहुंचेगी। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक, एनबीएफसी या फिर स्टेट के मनी लैंडिंग रूल्स, ये 3 तरीके हैं। तो जो ये शुरुआत में ये जो केसेस हैं ये तेलंगाना के आसपास, हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में सामने आए थे। तो हैदराबाद पुलिस का जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट है उसने एक चाइनीज नेशनल को गिरफ्तार किया था और 4 और लोगों को गिरफ्तार किया था। उनकी जांच में ये सामने आया कि दरअसल कुछ जो ऐप्स हैं वो अपने ही लोगों के नाम से उन्हें डायरेक्टर बनाकर फर्जी कंपनियां फ्लोट करती हैं कागज पे, और वो फर्जी कंपनियां जो हैं वो एनबीएफसी से कांटेक्ट करती हैं और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वो अब होता है या नहीं होता है ये जांच का विषय है, या सिर्फ कागजों पे दिखाने के लिए होता है, ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा साइबराबाद पुलिस ने 20 दिसंबर के आसपास 6 लोगों को पकड़ा था। उन्होंने 2 कंपनियों को नोटिस भेजा। उसमें जो ऐप्स थी उनके नाम देखिए कितने दिलचस्प हैं, धनाधन ऐप, कैश मामा ऐप, लोकल लोन ऐप, कैशियर ऐप। हाँ, तो इस तरह के ये दर्जनों ऐप्स हैं। तो जब उन्होंने 2 कंपनियों को, जो 2 कॉल सेंटर चलाती थी ये ऐप, वहां पर छापा मारा, 6 लोगों को पकड़ा। इसके अलावा गूगल को नोटिस भेजा, क्योंकि ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड की जाती हैं, और 9 एनबीएफसीज को नोटिस भेजा कि भैया आप हमें बताइए कि इनके कागजों में आपके नाम मिले हैं, अब आपका इनके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सब भेजा है। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय है, तो अब ये जांच कहां तक पहुंचती है। लेकिन एक बात तय है कि ये जांच में वो एनबीएफसीज कितनी दोषी पाई जाएंगी ये आगे की बात होगी, लेकिन जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो साफ है कि ये चालबाज सूदखोर ऐप्स हैं और ये नियम कायदों का पालन तो कतई नहीं कर रही होंगी। अच्छा नीरज सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, जैसे आपने अब से कुछ देर पहले बोला कि 5,000 बहुत छोटे छोटे अमाउंट का ये लोन देती हैं, लेकिन उस लोन के बदले, उस लोन को चुकाने के बदले दूसरे ऐप्स को भी लोग डाउनलोड करते हैं, ऐसा सजेशन भी आता है। और ऐसे बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने अपनी शिकायत में कहा भी है कि एक लोन को चुकाने के लिए उन्हें दूसरे ऐप को डाउनलोड करना पड़ा, फिर दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा करना पड़ा। 20-20 ऐप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, मजबूरी है। तो एक मोटा मोटी अगर हम आकलन करें, एक हिसाब लगाएं, तो कितने तक का, कितने हजार का या करोड़ का ये पूरा केस हो सकता है? देखिए आशीष, पहली बात तो ये कि ये देश के अलग अलग इलाकों में फिलहाल मामले ये सामने आ रहे हैं। हाँ, तो मसलन तेलंगाना के बाद ये बिहार में मामले सामने आए, राजस्थान में कुछ मामले सामने आए, यूपी में कुछ मामले सामने आए। तो वो सब तो अभी शायद उसका एक कंपाइल्ड डाटा नहीं बना है। एक और ख़ास बात है, जब हमने हैदराबाद पुलिस के जॉइंट कमिश्नर जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें देश में ये जो डाटा आपसे लेते हैं उसे सेव कहां करते हैं, देश में कहीं सर्वर ही मौजूद नहीं है। तो या तो अब ये देश के बाहर इनके सर्वर हैं, या फिर ये क्लाउड सर्वर्स पे डाटा को इकट्ठा करते हैं और वहां से फिर पासवर्ड के जरिए कॉल सेंटर्स के लोगों को वो डाटा जो है मुहैया करवाया जाता है। क्योंकि कॉल सेंटर पे जो आदमी बैठा हुआ है उसे मुझे धमकाना है या उसे जो मेरे बारे में प्रचार मेरे दोस्तों में, मेरे रिश्तेदारों में करना है, तो उसे मेरा डाटा तो चाहिए ही होगा। तो ये क्लाउड सर्वर्स पे हो रहा है या फिर देश के बाहर सर्वर रखे हुए हैं, ये भी अभी जांच का विषय है। जिन पेमेंट गेटवेज के जरिए पेमेंट हो रही है, मसलन पेमेंट गेटवे का मतलब हुआ रूपे, पेटीएम, ये पेमेंट गेट, गूगल ऐप, ये जो पेमेंट गेटवेज हैं इनके जरिए पेमेंट हो रही है, तो इनसे भी डाटा मांगा है पुलिस ने कि भाई आप हमें बताइए कि ये जो सस्पिशियस ऐप्स हैं इनके जरिए कितना ट्रांजैक्शन आपके गेटवेज के जरिए हो चुका है। क्योंकि कोई बैंक का चेक तो दे नहीं रहा है ना, वो तो यही वाले तरीके अपनाए जा रहे हैं, पेमेंट गेटवेज अपनाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी शुरुआती तौर में हैदराबाद पुलिस का ये मानना है कि ये मामला 20,000 करोड़ का हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आशीष, कि अभी जितना उनकी जांच का दायरा जितना बड़ा है, उसमें अगर वो ये 20,000 करोड़ की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये लाखों करोड़ का मामला होगा। इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। तो चलिए,
कहाँ कहाँ ये चीज़ें चल रही हैं, ये हमने आपको बहुत सारे दर्शकों के माध्यम से बताया, साथ ही बताया कि कैसे ये लोग आम भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं अपने बात करता हूँ, जब मैं YouTube यूज़ करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, पैसे ले लीजिए, मिनट में आ जाएंगे। तो क्या आम आदमी को सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि वो इस जाल में फंसने से बच सके? क्या सावधानी बरती? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हमें इस बात को लेकर ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए अपने दिमाग में कि मुफ्त में कोई पैसा देने जा नहीं रहा है। अगर कोई ऐसा लालच दे रहा है तो वो आपको कांटा फेंक रहा है और आप मछली की तरह उसमें फंसने जा रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि इंसान को कई बार ये लगता है कि अच्छा यार, ये मुझे जाल में फंसा तो रहा है लेकिन मैं इससे ज्यादा चालाक हूं, तो मैं इससे पैसा ले लूंगा लेकिन मैं पैसा लौटाऊंगा नहीं। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो सामने वाला जिसने पैसा दिया है, बिना किसी कागज पत्र के पैसा दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, उसके पास क्या तरीके हैं, क्या गुंडागर्दी है या फिर कोई दूसरे तरीके हैं जो वो पैसा अपना वसूलेगा। तो ये तो पहली बात तो ये कि आप इस चक्कर में ही मत फंसिए कि कोई आपको ऐसे ही बिना पेपर वर्क के 5 मिनट के अंदर आपको इतना लोन हम दे रहे हैं, इसमें फंसने से बचिए। इसके बाद आरबीआई ने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने एक पूरा वर्किंग ग्रुप बनाया है इसके लिए, अभी 9 तारीख को, क्योंकि आरबीआई का भी इसमें नाम आने लगा था, आरबीआई से भी पूछताछ होने लगी थी कि आपने तो कोई इजाजत नहीं दी हुई है इन ऐप्स को। तो आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और 9 तारीख को बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट करके लोगों से कहा कि भाई इस तरह के जो ऐप्स हैं इनसे सावधान रहिए। जो लोन लेने, सबसे पहले बात है कि लोन लेने से पहले आप जो उनकी नियम और शर्तें हैं उनको अच्छी तरीके से जांच लीजिए। अगर कोई सस्पिशियस लिंक आपके इनबॉक्स में आता है जिस पर आपको जरा सा भी शक है, तो उस पे क्लिक मत कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लिक करते ही वो आपका डाटा फेच कर लेता है, आपसे पूछे बिना, यानी यस नो नहीं कहेगा लेकिन आपका डाटा फेच कर लेगा। डाउनलोड करने से पहले उस ऐप की ऑथेंटिसिटी जानें। वैसे तो गूगल ऐप से अब चूंकि जांच एजेंसियां संपर्क में आई हैं और गूगल ऐप ने कई सारे ऐप्स हटा भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे रैंकिंग की हुई होती है ऐप्स की, कई बार कमेंट्स भी होते हैं। तो किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच कीजिए, तभी उसे अपने फोन में घुसने दीजिए, क्योंकि अपने फोन में अगर वो घुस गई आपके फोन में तो आपके जितने भी आपने नंबर सेव किए हुए हैं, फोटोग्राफ्स हैं, कई बार पासवर्ड्स अपने फोन में रखते हैं लोग, आपकी अपने बैंकों की एप्स होती हैं उसमें, तो यानी एक खतरे को आप आमंत्रित करते हैं। ये तमाम चीजें अपने, इसके अलावा जो बिल्कुल कॉमन चीजें हैं जो बार बार आपके बैंक भी आपको बताते हैं कि अपना एटीएम पिन किसी को मत बताइए, अपना यूपीए पिन किसी को मत बताइए, अपना पैन कार्ड किसी को मत दीजिए, और अपने बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी पासवर्ड हैं वो तो किसी भी हालत में किसी के साथ शेयर मत कीजिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इन सूदखोर ऐप से आप बच सकते हैं। और अभी तक का जो दायरा इन ऐप्स का दिख रहा है उससे हमें ये लगता है कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों को ये अपनी जद में ले चुके हैं। तो आपके सामने भी जो परेशानियां आ रही हैं, आप अपनी परेशानियां भी हमें बताइए, वीडियोस भेजिए, उन वीडियोस को हम दिखाएंगे, सही मंच पर दिखाएंगे ताकि वो सही व्यक्ति तक पहुंच सके, सही संस्थान तक पहुंच सके और उस पर कार्रवाई हो। हालांकि हमने जब से खबरें शुरू की है, जब से मुहिम शुरू की है, असर दिखने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने लोन ले रखा है तो आप सचेत रहिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है आपको भी फोन करके परेशान किया जाए। और अगर आपने लोन नहीं लिया है तो लोन लेने से पहले सावधानी जरूर बरते। नीरज सर ने जो बताया है उन सारी चीजों को दिमाग में रखें, तब जाकर आप लोन के लिए अप्लाई करें। फिलहाल आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मोबाइल में ऐसे आने वाले ऐप्स के विज्ञापन से खास तौर पर बचें।